हाथरस में बेटी के साथ हुए गैंगरेप को लेकर देश भर में गुस्सा है। आज प्रियंका गांधी हाथरस जा सकती हैं, जहां वो पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेंगी। इससे पहले प्रियंका ने फोन पर पीड़िता के परिवार से बात की थी। वहीं सोनिया गांधी ने भी हाथरस की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। हाथरस की निर्भया की मृत्यु नहीं हुई है, उसे मारा गया है एक निष्ठुर सरकार द्वारा, उसके प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार की उपेक्षा द्वारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से बात की है। सीएम योगी ने वीडियो कॉल के जरिए पीड़िता के परिवार से बात की, जहां परिवार को न्याय मिलने का भरोसा दिया। वहीं पिता ने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। योगी आदित्यनाथ ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार को 25 लाख की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सीएम योगी ने कहा कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। सरकार परिवार को एक घर भी आवंटित करेगी। हाथरस केस में जांच के लिए एसआईटी का गठन हो गया है। सीएम आदित्यनाथ के आदेश के बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय एसआईटी टीम मामले की जांच करेगी। टीम हाथरस पहुंच गई है, जहां आज से वो पूरे मामले की पड़ताल करेगी। एसआईटी को 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया है। वहीं केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने का आदेश है। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में गुस्सा देखने को मिल रहा है। शहर शहर में घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जयपुर में महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। वहीं दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर भी लोग निर्भया के न्याय के लिए सड़कों पर उतरे और कैंडल जलाकर इंसाफ की मांग की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका और निर्भया को इंसाफ देने की मांग की। दिल्ली और कोलकाता में लेफ्ट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। वहीं वाराणसी में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ तीखी झड़प हुई। हाथरस में गैंगरेप के विरोध में हो रहा प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। वहीं सहारनपुर में प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने रोक लिया। राजस्थान के 12 की रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों से रेप की खबर आई है। ये घटना 18 सितंबर की है, जब पीड़िता लड़कियों को जानने वाले 2 लड़के बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए। संदेह के आधार पर दोनों लड़कों के खिलाफ महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। परिवार का आरोप है कि आरोपी 3 दिन तक जयपुर कोटा में लेकर उन्हें घूमते रहे और उनके साथ रेप किया। परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने से ही छोड़ दिया। बारह की 2 नाबालिग लड़कियों के रेप के परिवार के आरोप पर पुलिस ने अलग ही दावा किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों लड़कियों ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने 164 के बयानों में स्पष्ट किया है कि उनसे कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि दोनों नाबालिग लड़कियों की मेडिकल जांच हुई, जिसमें रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान के ही अजमेर के रामगंज थाना इलाके में एक महिला के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता के मुताबिक रामगंज थाना क्षेत्र का एक शख्स उसे जबरन दोस्तों के साथ खेतों में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मामले की जांच अजमेर दक्षिण उपाधीक्षक मुकेश सोनी कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत राज्य सरकारों को स्कूल और कोचिंग संस्थान 15 अक्टूबर से खोलने पर फैसला लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि केंद्र ने सलाह दी है कि ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने पर विचार कर सकती हैं और इसके लिए अलग से गाइडलाइन जारी की जाएंगी। कॉलेज खोलने पर बाद में विचार किया जाएगा।
जबकि पोस्ट ग्रेजुएट और रिसर्च स्तर के शैक्षणिक संस्थानों को भी 15 अक्टूबर से कोरोना बचाव की गाइडलाइन के साथ खोलने की इजाजत होगी। अनलॉक 5 के तहत सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत होगी, लेकिन शर्त 50% क्षमता के साथ। इसके अलावा एक वक्त में 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। स्विमिंग पूल भी खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के मकसद से खोले जा सकते हैं। साथ ही एंटरटेनमेंट पार्क भी 15 अक्टूबर से खोलने की सशर्त इजाजत होगी। इसके अलावा 15 अक्टूबर से सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की शर्त में ढील दी जा सकती है। कंटेनमेंट जोन में देश भर में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू रहेगा। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का ग्राफ अनिश्चित तरीके से बढ़ रहा है। राज्य में बीते 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा नए केस आए हैं, जबकि पिछले दिनों नए केस की संख्या 13 से 14,000 के आसपास थी। वहीं 24 घंटे में महाराष्ट्र में 481 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। राज्य में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 2.5 लाख के करीब है। दिल्ली में कोरोना ग्राफ में तेजी बरकरार है। 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 3,390 मामले सामने आए। इस तरह दिल्ली में कुल मामले 2,80,000 के करीब हो गए हैं। वहीं 24 घंटे में 41 मरीजों की मौत हो गई। कोरोना संकट के चलते दिल्ली सरकार ने पानी के बिल की माफी की योजना 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इसके तहत गरीब परिवारों के पूरे बिल माफ किए जाएंगे। बाकी कनेक्शन पर लेट पेमेंट सरचार्ज माफ किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने पराली की समस्या से निजात पाने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट के फॉर्मूले को जोर शोर से अपनाने का फैसला किया है। पूसा ने एक कैप्सूल बनाया है जिसके घोल से पराली गलकर खाद में बदल जाती है। दिल्ली में सरकार की तरफ से इस दवा का मुफ्त छिड़काव किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपील की है कि ये तकनीक ज्यादा से ज्यादा राज्यों को दी जाए ताकि राजधानी को दम घुटने से बचाया जा सके। अट्ठाईस साल पुराने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले में कहा गया कि आडवाणी, जोशी समेत सभी 32 आरोपियों के खिलाफ साजिश के सबूत नहीं मिले, लिहाजा मस्जिद गिराना पूर्व नियोजित नहीं माना जा सकता। फैसले के बाद लालकृष्ण आडवाणी ने लड्डू बांटे और जय श्री राम का नारा लगाया। आज के अवसर के लिए जय श्री राम, जय श्री राम। बाबरी विध्वंस मामले में कोर्ट के फैसले से देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई। बीजेपी नेता इस फैसले को सच्चाई की जीत बता रहे हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद मामले से जुड़े लोगों ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने फैसले के दिन को भारत के लिए काला दिन कहा और सवाल पूछा कि मस्जिद साजिशन नहीं गिराई गई तो क्या जादू से गिरी। जफरयाब जिलानी ने भी मांग की है कि जांच एजेंसियों को ऊंची अदालत में अपील करनी चाहिए। पीएम मोदी ने बुधवार को सोमनाथ ट्रस्ट के साथ एक बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में पीएम मोदी ने कोरोना दौर में दर्शनों के लिए तकनीक के इस्तेमाल और जरूरतमंदों की मदद के कामों के लिए ट्रस्ट की सराहना की। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। दिल्ली में जेपी नड्डा के घर हुई बैठक में सीटों को लेकर चर्चा की गई। इस बैठक में अमित शाह और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी के सहयोगियों जेडीयू और एलजेपी में तनातनी बनी हुई है। जेडीयू की तरफ से बयान दिया गया है कि एलजेपी का गठबंधन सिर्फ बीजेपी के साथ है। वहीं चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, लेकिन गठबंधन को लेकर अभी तक पार्टी का रुख साफ नहीं किया है। बिहार चुनाव में सीटों को लेकर महागठबंधन में भी पेंच फंसा है। कांग्रेस अपनी 80 सीटों की मांग से पीछे हटकर 75 तक आ गई है, लेकिन आरजेडी उसे 58 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी ने कांग्रेस को वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट भी देने का प्रस्ताव रखा है, जहां पर विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के इस ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। हालात देखते हुए ये संभावना भी दिख रही है कि मांझी और कुशवाहा की तरह कांग्रेस भी महागठबंधन से किनारा कर ले।
हालात पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बिहार के दिग्गजों को दिल्ली तलब किया है। किसान कानून को लेकर कोहराम जारी है। जालंधर में विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद हंसराज हंस का घेराव किया गया। वहीं अमृतसर में किसानों ने रेल रोककर नए कानूनों का विरोध किया। अंबाला में प्रदर्शनकारी किसानों ने सड़क जाम कर दी। आंदोलन में लोक गायक भी किसानों का साथ देने उतर रहे हैं। कृषि कानूनों के मुद्दे पर राहुल गांधी पंजाब में किसानों के बीच जाने की तैयारी में हैं। राहुल केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन की शुरुआत फतेहगढ़ साहिब से करेंगे। 2 अक्टूबर को उनका ट्रैक्टर रोड शो होगा। इसके बाद 3 अक्टूबर को राहुल संगरूर से पटियाला तक प्रदर्शन करेंगे और 4 अक्टूबर को राहुल का रोड शो पटियाला से शुरू होकर हरियाणा सीमा तक जाएगा। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश से एक बार फिर बाढ़ के हालात बन गए हैं। दरभंगा में बागमती नदी में फिर से उफान आ गया है। नदी की तेज धार ने कई घरों को निशाना बनाया है। दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 9 का कुछ इलाका बागमती नदी के किनारे बसा है। नदी की धार में फैलाव के चलते कई घर पानी की कटाव में आ गए। कई पक्के मकान भी पूरी तरह ध्वस्त हो गए तो कई घर के नीचे की जमीन धसकने लगी है। लोग अपने घरों को छोड़े जाने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ पीड़ितों ने राज्य से मुआवजे की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने पर लोग चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे रहे हैं। छपरा में बाढ़ पीड़ितों ने मदद नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। लोगों का आरोप है कि अधिकारी सहायता राशि के नाम पर रिश्वत लेकर बंदरबांट कर रहे हैं और जरूरतमंद लोग अभी भी दाने दाने को मोहताज हैं। अफसरों से मुलाकात नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। लोगों का ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि उन्हें अभी तक पहली बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला और दूसरी बाढ़ ने भी उन्हें तबाह करना शुरू कर दिया। असम में बाढ़ ने फिर से कहर मचाना शुरू कर दिया है। गोलपाड़ा जिले में सड़क पर आए सैलाब में एक बाइक सवार बह गया। युवक दूर तक पानी में बह गया, जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने उसकी जान बचाई। असम में बाढ़ की तीसरी किश्त ने 12 जिलों में जिंदगी मुश्किल कर रखी है। करीब 450 गांव बाढ़ से घिरे हैं और 3 लाख के आसपास लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा कहर नौगांव, मोरीगांव, डिब्रूगढ़ और गोलपाड़ा में है। ओडिशा में बीते कुछ दिनों से रह रहकर तेज फुहारें पड़ रही हैं। राजधानी भुवनेश्वर और आसपास के इलाकों में बुधवार को भी जोरदार बारिश हुई, जिससे शहर में जगह जगह जल भराव हो गया। कई सड़कों के भी पानी में डूबने से ट्रैफिक जाम के हालात बन गए। आजमगढ़ में दबंगों ने एक घर में घुसकर नाबालिग का अपहरण कर लिया। जिस वक्त दबंग घर में घुसे, घर में लड़की की मां भी मौजूद थी, जिसके चिल्लाने पर 5 लोग गाड़ी में लड़की को बैठाकर फरार हो गए। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। पटना में बेखौफ चोरों ने साहित्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित फणेश्वर नाथ रेणु के घर में चोरी की। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि चोरों ने कई महत्वपूर्ण कृति की ओरिजिनल कॉपी को चुराया, लेकिन घर में रखे कई कीमती सामान को छुआ तक नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है, जहां एक मृतक प्रधानाध्यापक की ड्यूटी चुनाव निर्वाचन में लगा दी गई। खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन नींद से जागा और नाम ड्यूटी लिस्ट से हटाया गया। ये शिक्षक शासकीय रिकॉर्ड में मृत नहीं है। दिल्ली की तिहाड़ जेल नंबर 1 कैदी की हत्या का मामला सामने आया है। घटना 24 सितंबर की है, जब दिन दहाड़े एक विचाराधीन कैदी सिकंदर की कुछ दूसरे कैदियों ने चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सिकंदर अवैध हथियार रखने के जुर्म में तिहाड़ जेल में बंद था। जालंधर में 17 साल के लड़के की हत्या के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने मामले का पर्दाफाश किया। लड़के पर दोस्त की हत्या का आरोप लगा है, जो कि नाबालिग है। मृतक की एक लड़की से दोस्ती को हत्या की वजह बताया जा रहा है, जिसे आरोपी पसंद करता था।
ग्रेटर नोएडा में लड़कियों को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को फंसाता था, जिसके बाद अश्लील चैट और फोटो वायरल करने की धमकी देता था। पुलिस ने आरोपी के पास से 25 सिम और 7 फोन बरामद किए हैं। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने ब्लाइंड मर्डर केस में 2 हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि 15 सितंबर की रात दोनों बदमाशों की एक शख्स से बहस हो गई, जिसके बाद उन्होंने उस शख्स को पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद पुलिस पिछले कई दिनों से आरोपियों की तलाश कर रही थी। सूरत पुलिस ने एक ड्रग्स कारोबार के रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जहां करीब 1.5 करोड़ का ड्रग बरामद हुआ है। शहर के 3 अलग अलग इलाकों में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने इस कारोबार से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सूरत में पकड़े गए इस ड्रग्स रैकेट के तार मुंबई से जुड़े होने का खुलासा भी हुआ है। इंदौर में अज्ञात बदमाश महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। बदमाशों ने पहले महिला से बातचीत करने की कोशिश की। जब महिला को शक हुआ तो वो चैन छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बरनाला में एक कॉलोनी से पुलिस ने एक घर से देह व्यापार के अड्डे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 5 महिलाओं 4 शख्स को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया, जिन पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान जुबानी जंग तेज हो गई। एक सवाल के दौरान जो बाइडेन ने ट्रंप को कहा, शट अप मैन। चीन ने अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डिबेट को आड़े हाथ लिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए चीन को मुद्दा बनाना गलत है। कहा, अमेरिका के लगाए आरोप बेबुनियाद साबित हुए हैं। रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने प्रेसिडेंशियल डिबेट पर कटाक्ष किया है। कहा, यह प्रेसिडेंशियल डिबेट नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच एक टॉक शो था। दोनों उम्मीदवारों की बातचीत बेनतीजा रही, सिर्फ एक दूसरे का अपमान करते रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इटली को इशारों में सावधान किया है कि चीन के साथ आर्थिक मित्रता नहीं बढ़ाएं। बता दें कि अमेरिका को चिंता है कि इटली में चीन के प्रवेश के बाद चीन इटली में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर नजर रख सकता है। आर्मेनिया ने टर्की पर उसके फाइटर प्लेन सुखोई 25 को मार गिराने का सबूत देते हुए तस्वीर जारी की। 29 सितंबर को हुए हमले से टर्की ने इनकार किया था। बेल्जियम में संसदीय चुनाव के 16 महीने बाद नई सरकार बनने जा रही है। नए प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक वित्त मंत्री अलेक्जेंडर डे क्रो शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि बेल्जियम के राजा उन्हें नामित करेंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने की तैयारियां तेज हुई। इमरान खान ने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा कि शरीफ जल्द पाकिस्तान आकर अदालतों में चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों का सामना करें। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। पूरी दुनिया में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 38 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही 10,13,000 से ज्यादा लोगों की इस महामारी से मौत हो चुकी है। कोलंबिया की नौसेना ने बीच समुद्र में फंसे 94 हैती प्रवासियों को बचाया। खबर है कि ये सभी एक मछली पकड़ने वाली नाव में सवार होकर पनामा जा रहे थे, जहां से वो अमेरिका जाने वाले थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग में मार्टर्स डे पर हुए एक समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति और पोलित ब्यूरो के सदस्यों ने तियानमेन स्क्वायर में चीन के महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी। बता दें, हर साल 30 सितंबर को चीन शहीद दिवस के तौर पर मनाता है।